अच्छा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं तो क्या इसका एक ही तरीका है कि अनुच्छेद 356 में संविधान में संशोधन, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाए और उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग कराया जाए और वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश आगे बढ़ जाए, या और कोई भी तरीका है? देखिए, 356 आप लगा नहीं सकते, क्योंकि 356 तब होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। अच्छा, स्टेट्स में तब जाके सेंटर उसमें इंटरवीन करके असेंबली को भंग करते हैं। वो तो नहीं होगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है, तो फिर किस बेसिस पर आप वहाँ पर दखल देंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये ऑलरेडी फैसला दे चुका है कि उसके ऑब्जेक्टिव सिचुएशन जो होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी वो सही है या नहीं है, और कई केसेस में असेंबली को रिस्टोर किया हुआ है। तो ये इतना आसान नहीं है। नहीं, इसीलिए सर मैंने जिक्र किया अनुच्छेद 356 में, क्योंकि कुछ संविधान विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाए और उसके बाद फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाए। मुमकिन है क्या ये? देखिए ना, 356 का जो बेसिक पर्पस है जी, वो ये है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, वहां पर यूनियन इंटरवीन करता है। आखिर ये तो एक फेडरेशन है। फेडरेशन है तो फेडरेशन में जो असेंबली नॉर्मली भंग होता है वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन पर होता है। वो उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले वो भंग कर सकते हैं। लेकिन जब सेंटर इंटरवीन करके एक असेंबली को भंग करेगा तो उसके लिए तो की सिचुएशन वहाँ पर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन स्टेट में होना चाहिए, तब जाके वो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब क्या अमेंडमेंट लाएंगे उसमें? तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रेकडाउन के आप उसमें इंटरवीन करेंगे और असेंबली को भंग करेंगे? तो एक फेडरेशन जो फेडरल कंसेप्ट है उसके खिलाफ होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता हो। ऐसा कोई अमेंडमेंट आप ला नहीं सकते। फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये कि इसी साल 22वें लॉ कमीशन की तरफ से एक पहल हुई थी जिसमें एक मसौदा तैयार किया गया था 6 सवालों के साथ, जो चुनाव आयोग को भी भेजा गया कि क्या ये मुमकिन है एक देश में एक चुनाव कराए जाने चाहिए, एक ही चुनाव कराए जाने। तो इसीलिए मेरा सवाल कमेटी को लेकर है कि किन किन से बात करेगी ये कमेटी, इसका काम क्या होगा? देखिए, कमेटी की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो मेरे पास नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन चूंकि इस कॉन्टेक्स्ट में कमेटी का गठन किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। तो ये जो पहलू है, एक नेशन वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह छोड़िए, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है पार्लियामेंट के साथ असेंबलीज का इलेक्शन, यही है। तो उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इस वक्त, जैसे मैंने कहा 1950s और 60s में ये होता था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो सारा पैटर्न चेंज हो गया था। तो इसलिए अब उसको रिस्टोर करना इतना आसान नहीं है। उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज सारे देखेंगे कमेटी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा आचार्य जी, अगर ये सरकार फैसला करती भी है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो क्या ये जरूरी है कि 28 में से 14 राज्यों की विधानसभा में ये प्रस्ताव मंजूर कराया जाए तभी ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें 11 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है। अगर आप कोलिशन सरकार को भी देख लें तो 14 राज्य हैं ऐसे जहां पर एनडीए की सरकार है। देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव है जी, जो भी गवर्नमेंट लाएंगे, तो उसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वेदर इट शुड बी राटिफाइड बाय द असेंबली और नॉट। आई मीन हाफ द असेंबलीज जो है वो राटिफाई करना जरूरी है कि नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो प्रस्ताव लेके आएंगे उसी के बेसिस पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी से तो नहीं कह सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। बहुत आसान शब्दों में आपने ये समझाने की कोशिश की कि आगे अगर ये बात बढ़ती है और वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ता है देश, तो फिर क्या उसके साथ तमाम बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी बात ये भी कि जो इंडिया के यानी विपक्षी नेताओं की जो बैठक मुंबई में चल रही है, इनके डिनर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई है। डिनर के दौरान विशेष सत्र पर लंबी चर्चा हुई है। जो विशेष सत्र होने वाला है, ममता बनर्जी
अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है डिनर के दौरान। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने भी इस पर अपनी बात रखी है। सभी नेताओं ने चुनाव के लिए तैयार रहने की बात भी कही है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कि ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। It's a bit of a surprise. I was not expecting this. We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. तो आपने सुना मुंबई से ऑपोजिशन के लीडरान का क्या रुख सामने आ रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले शिवम मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है मुंबई में, और उसमें एजेंडा क्या था और क्या करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग का भी एजेंडा बदल जाएगा। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मीटिंग में चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही होगा। झटका दे दिया क्या आपने? देखिए, किसी का एजेंडा बदले या ना बदले, लेकिन इस देश का एजेंडा सही रहना चाहिए और देश के लिए जो बेहतर है वो एजेंडा ही आगे जाना चाहिए। सबसे पहले ये कहा गया असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश का पहला चुनाव 1952, 1957 और उसके बाद 1962 और 67 देश के चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए हैं इस देश में, तो इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली बात नहीं है। 69 से 71 के बीच में जो है कुछ विधानसभाओं को अलग अलग कारणों से कांग्रेस ने भंग किया और उसकी वजह से वहां पर स्थायित्व में कमजोर आया है। और फिर उससे पहले क्या हुआ कि इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर पहले चुनाव करा लिए 1971 में। इस वजह से इस देश में जो क्रम था विधानसभा और लोकसभा को साथ चल के चुनाव कराने का, वो टूटा। दूसरा ऑप्शन, विधि आयोग ने 2019 में एक रिपोर्ट 2021 में एक रिपोर्ट दिया है जिसमें पूरा एक आर्टिकल उन्होंने उस पर लिखा है कि इस देश में विधानसभा और लोकसभा क्यों आवश्यक है। जून 2019 में इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बैठक की थी और उसमें कहा था यह आवश्यक है। उसके कारण क्या है? अगर मैं बात करूं 1952 में इस देश के चुनावों में सिर्फ 11 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जो आज बढ़कर अगर मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ हो गया है। छोड़ दीजिए उसको भी, इस देश की फौज, इस देश के तमाम लोग, इस देश की तमाम एजेंसियां, इस देश के स्कूल टीचर, आए दिन अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव है। आप इस बात का कैसे जवाब देंगे कि संजय सिंह कह रहे हैं कि सरकार घबराहट में ये सब कदम उठा रही है? घबराहट नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, तो देश की लोकतंत्र में जब हम जीते थे, जब हमारी सरकार का गठन, पहली सरकार का गठन हुआ था, तो क्या इस देश में कोई घबराहट थी? जब पहला चुनाव 1952 में हुआ तो क्या उस समय कोई घबराहट? परिस्थितियां अलग थी ना शिवम, परिस्थितियां अलग थी।